अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 10 इको 403 का। आज हमारा टॉपिक है कि गवर्नमेंट का क्या रोल है मनी और मनी इन्फ्लेशन में, यानी कैसे वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करेगी और इन्फ्लेशन को किस तरह कंट्रोल करेगी। इफ़ द गवर्नमेंट इंक्रीज डिफेंस, अगर गवर्नमेंट क्या कर देती है, हमारे जो फ़ौज के अखराजात हैं, डिफेंस है, उसे इंक्रीज़ करती है, तो देन हमारा क्या होता है, जो हमारी सेविंग्स हैं वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज़ हो जाएंगे। अगर वो टैक्स को कट करती है, ठीक है, डेल्टा टी यहाँ पे शो कर रहा है टैक्स को, देन भी क्या होगा, जिस तरह ही अशिया पे क्या होता है, चीज़ों पे क्या होता है, टैक्स क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, तो उनकी जो कंजप्शन है, उन्हें जो हम ख़रीदते हैं, उनकी ख़रीदारी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। देन ऑटोमेटिकली सेविंग्स क्या हो जाएंगी, डिक्रीज़ होंगी। यहाँ पे आपको शो किया गया है इन्वेस्टमेंट यानी कि कम हो रही है। इन्वेस्टमेंट कम क्यों हो रही है, कि जिस तरह इन्वेस्टमेंट कम इसलिए हो रही है कि सेविंग्स कम हो रही हैं। सेविंग्स लोग अपने पास भी करते हैं और बैंक्स में भी करते हैं। जितनी ज़्यादा सेविंग्स करेंगे बैंक्स में, उतनी ही इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और जिस तरह सेविंग्स क्या होंगी, डिक्रीज़ होंगी, तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगी, इन्वेस्टमेंट क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। The increase in the deficient reduces savings. This causes the real interest rate to rise. ये चीज़ मैंने आपको ऊपर समझा दी। अभी से देखें, एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड। अब क्या है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, जैसे जैसे क्या होता है, अब जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं उन्हें तो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ना। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की ये जो आपको लाइन शो कर रही है, सप्लाई कर रही है, वो नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी, बट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन नॉट इंक्रीज बिकॉज द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स इज़ फिक्स्ड। अब क्या है, अगर हमारी डिमांड अलबत्ता हमारी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन हमारे पास क्वांटिटी है, यानी हमारे पास अगर 1000 है बैंक्स में, वो तो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, इसलिए सप्लाई क्या है, फिक्स है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछ रहे हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन है। इसके अलावा हमारा टॉपिक है राइज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड व्हेन सेविंग डिपेंड ऑन इंटरेस्ट रेट। अब क्या है, अगर जिस तरह हमारी क्या हो रही है, डिमांड हमारी इन्वेस्टमेंट की डिमांड हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन हमारी सप्लाई क्या है, फिक्स है। एन इंक्रीज इन डिज़ायर इन्वेस्टमेंट रेज द इंटरेस्ट रेट एंड रेज इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। अब क्या है, जब डिमांड इंक्रीज होगी, एक बैंक है, बैंक के पास 1000 है और 2-3 बंदे उस 1000 को लेना चाह रहे हैं लोन के लिए, तो हमारा बैंक क्या करेगा, उस पे जो इंटरेस्ट है, अगर पहले 20 रुपीज़ था, तो अब वो इंटरेस्ट रेट को यहाँ से इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर देगी। कि मुझसे तो लोन लेने के लिए ज़्यादा मेंबर्स मौजूद है, तो मैं इसका 30 रुपीज़ इंटरेस्ट रेट 1000 का चार्ज करूँ। इस तरह क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये जो एस है, ये सप्लाई को शो कर रहा है। द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, एक क्लासिकल थ्योरी इन्फ्लेशन है, उसे डिफाइन किया गया, वो ये है, इन इकोनॉमिक्स इन्फ्लेशन इज राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन वो है कि जो इंक्रीज़ हो रहा है प्राइसेस में एक टाइम टेबल में, जैसे एक महीने में। आजकल हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो एक महीने में कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है प्राइजेस में, उसे हम देखेंगे कि एक मंथ के स्टार्टिंग डेट पे ये इन्फ्लेशन थी। यानी कि जैसे एक हम ब्रेड ले लें, ब्रेड 20 रुपीज़ की थी 1 जून को, और अब 21 जून को उसकी क्या प्राइस है, वो कितनी रुपीज़ के हो गए, तो जो उसमें 5-10 रुपीज़ का इंक्रीज़ हुआ, उसे हम इन्फ्लेशन रेट कहेंगे। देन हम इसमें देखेंगे, ये उन्होंने मुख्तलिफ मतलब दिखाया है ईयर्स का, 1991 92 में यहाँ था इन्फ्लेशन, फिर देन इंक्रीज़ हो गया, यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, इन ईयर्स में क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट है द कनेक्शन बिटवीन मनी एंड प्राइजेस। मनी और प्राइजेस में क्या कनेक्शन है, हमें पता है इन्फ्लेशन रेट इक्वल है द परसेंटेज इंक्रीज इन द एवरेज लेवल ऑफ प्राइजेस। प्राइजेस इक्वल अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू
टू बाय अ गुड, हमें पता है किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए जो मनी रिक्वायर्ड है उसे क्या कहते हैं, प्राइस कहते हैं। अब मनी टू काइंड होती है। मनी की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। मनी इज़ द स्टॉक असेस्ड डैट कैन बी रीडली यूज्ड टू मेक ट्रांसैक्शन। ख़रीदारी के लिए जो चीज़ हमें यूज़ करते हैं हम जिसे उसे मनी कहते हैं। मनी की फंक्शंस क्या, मनी के 3 फंक्शंस हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वी यूज़ इट टू बाय स्टफ, चीज़ों को ख़रीदने के लिए एक्सचेंज करने के मनी यूज़ होती है। यूनिट ऑफ अकाउंट, द कॉमन यूनिट बाय विच एवरीवन मेजर प्राइजेज एंड वैल्यूज़, इससे हम मेजर कर सकते हैं ये चीज़ इतने के, ये तो ये क्या है, यूनिट है काउंट करने का, अकाउंट करने का। स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफ़र परचेजिंग पावर फ्रॉम द प्रेजेंट टू फ्यूचर, एक ये क्या करता है, स्टोर वैल्यू करता है। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। अब लिक्विडिटी ये क्या है, ये भी एक कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट है कि हम जिस चीज़ को इजीली कन्वर्ट कर सकें अदर थिंग्स में। अब हमें एक वॉशिंग मशीन की ज़रूरत है, हमने 20,000 दिए, वॉशिंग मशीन को ले लिया। अब हमने कितनी ईजी तरीके से अपने पैसों को वॉशिंग मशीन की वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। द ईज विद विच मनी इज़ कन्वर्टेड इनटू अदर थिंग्स, गुड्स एंड सर्विसेज इज़ समटाइम्स कॉल्ड मनीज लिक्विडिटी। ये भी इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लेना। फिर मनी की क्या है, टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं मनी की। फैट मनी हैज़ नो इंट्रिंसिक वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हमारे पास पेपर करेंसी है, अगर हम इसे प्राइस के तौर पे यूज़ ना करें तो इस पेपर की कोई वैल्यू भी नहीं है। ये कितने का बिकेगा अगर हम रद्दी में बेचें, कोई वैल्यू नहीं है। फिर दूसरी वो मनी होती है जैसे कमोडिटी मनी, जैसे हमारे पास गोल्ड है, हमारे पास सिल्वर है, तो इनकी क्या होती है, वैल्यूज़ होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। देन है द मनी सप्लाई मनी पॉलिसी। अब क्या होता है, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज़ होती हैं। एक सेंट्रल बैंक इसे कंट्रोल करता है। अब सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो मॉनिटरी पॉलिसी को यूज़ करता है। वो क्या है, मैंने इसे हाईलाइट किया है, इस जनरली रेफर टू एज ईदर बीइंग एन एक्सपेंशनरी पॉलिसी और अ कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। जो मॉनिटरी पॉलिसी है उसमें फिर 2 काइंड है उसकी, यानी कि उसकी 2 तरह से उसे यूज़ किया जाता है। जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है ना, वो इंक्रीज़ करती है टोटल सप्लाई को, जैसे नेम से ही शो है, एक्सपेंशन करना, ठीक है। अगर हमने मनी की सप्लाई को अपनी कंट्री में इंक्रीज़ करना है तो हम उसकी एक्सपेंशनरी पॉलिसी को यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ हमें अगर मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना है अपनी कंट्री में तो हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी को कंट्रोल करके डिक्रीज़ कर सकते हैं टोटल मनी सप्लाई को। फिर अब हमें इन्होंने बताया सेंट्रल बैंक, उसका क्या वर्क है। सेंट्रल बैंक हमारा कौमी बैंक है, नेशनल मतलब इसमें क्या है, इसमें हमें इसके पास क्या होते हैं, 3 वेज होते हैं कंट्रोल करने के। स्टेट बैंक कंट्रोल्स द मनी 3 वेज, कैसे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रिजर्व रिक्वायरमेंट एंड डिस्काउंट रेट। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, इसमें क्या होता है कि बैंक क्या करता है, जो हमारे पास बॉन्ड्स हैं, हमारे पास बिल्स हैं, उन्हें ये परचेज करेगा। इस तरह क्या होगा, जब ये उन्हें परचेज कर लेगा ओपन मार्केट से, अगर इसने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शनरी कंट्रोल करना है, तो ये हमें यानी कि अगर इसने मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है तो ये जब हमारे से परचेज़ करेगा हमें पैसे दे देगा। हमारे पास जब पैसे ज़्यादा होंगे हम मज़ीद परचेजिंग करेंगे। अगर बैंक ने क्या करना है, पैसे की सप्लाई को मुल्क में क्या करना है, कंट्रोल करना है, तो ये क्या करेगा, हमें वही बॉन्ड्स सेल आउट कर देगा। सेल आउट करने से क्या होगा कि हम बैंक को पैसे देंगे जो हमारे पास है, और बदले में हम एक्सचेंज में क्या ले लेंगे, बॉन्ड्स ले लेंगे। इससे क्या होगा कि जितनी भी सप्लाई हो रही थी मुल्क में मनी की, वो सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नेक्स्ट है रिजर्व रिक्वायरमेंट। हम जब भी लोन लेते हैं बैंक से तो हमें कोई पेपर्स, कोई चीज़ उनके पास गिरवी रखनी होती है, उसे कहते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। फिर है डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट क्या है, विच कमर्शियल बैंक्स पे टू बोरो फ्रॉम द स्टेट बैंक। स्टेट बैंक से लोन को बोरो करने के लिए जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो जो पे करते हैं उसे क्या कहते हैं, डिस्काउंट रेट। इन्हें बैंक्स, हमारा जो ये बैंक है सेंट्रल बैंक, इन चीज़ों को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके
इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके सप्लाई को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। ये जो डाटा का निशान है, ये डेल्टा कहते हैं इसे, ये तब्दीली को शो करता है, चेंज को शो करता है। ये भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अब क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है, इसमें जो मेन बात है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज़ द रेट एट विच मनी सर्कुलेट्स, द नंबर ऑफ टाइम्स द एवरेज रुपी विल चेंज हैंड्स इन अ गिवन पीरियड टाइम। अगर 1 साल का टाइम पीरियड है, गिवन टाइम पीरियड है, वेलोसिटी ये शो करेगा कि जैसे हमारे पास 10 रुपये हैं तो वो 1 साल में कितने लोगों के हाथों से वो गुजरे हैं, कितनी दफ़ा उन्होंने सर्कुलेट किया। एग्जाम्पल आप देख लें, सपोज 50 बिलियन आर इन ट्रांसैक्शन, मनी सप्लाई 10 बिलियन, द एवरेज रुपी इज़ यूज्ड इन 5 ट्रांसैक्शन, सो वेलोसिटी 5। अब क्या हुआ, 10 बिलियन थे और 10 बिलियन क्या थी, मनी सप्लाई थी। ट्रांसैक्शन कितनी थी, सपोज 50 बिलियन थी। तो इसका मतलब है कि जो एक है मतलब 5 लोगों के हाथों से वो गुजरे हैं, 10 बिलियन 5 लोगों के हाथों से गुजरे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी। इसका फार्मूला भी देख सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल है T/m। थैंक यू। मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।